हेलो दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है रेडमार्क ऑनलाइन। और हम चर्चा कर रहे हैं बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो जारी किया गया है क्वेश्चन बैंक, उसको देखेंगे। और उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो लगभग पिछले 10-20 वर्षों से जो भी एग्ज़ाम हुए बिहार में दरोगा को लेकर स्पेशल, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो अभी बिहार के टॉप कोचिंग संस्थानों में से एक है, और रिजल्ट को लेकर खासकर ज्ञान बिंदु का नाम ही काफ़ी है। तो उनके क्वेश्चन बैंक्स में जो संग्रह दिया गया है प्रीवियस ईयर का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये लगभग 25 सेट है इस क्वेश्चन बैंक में। हम 2500 सेट की चर्चा करेंगे। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामक। ये परीक्षा की तिथि है 16/7/2023। 16/7/2023 को पीटी हुआ था। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन था कि कीव राजधानी है। कीव किस देश की राजधानी है? तो कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी है। हाल ही में जो है यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव चल रहे हैं, जो युद्ध का माहौल है, उसको लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखें कि देश और उसकी राजधानी से संबंधित वैसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो देश चर्चा में रहते हैं। तो ये कीव किसकी राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ देश और उसकी राजधानी और मुद्रा दिए गए हैं, तो आप इसको एक नज़र देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आरा के जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि इसका कारण ये है कि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। जी हाँ, और इसके डिटेल्स में देख लेंगे कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग, जो कि छोटी तरंगदैर्घ्य की होती है, को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण हैं? हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किस जातियों के उदाहरण हैं? तो ये सुमेध जाति हैं। देखिए, पर्यावरण पढ़ते हैं जब हम खासकर पर्यावरण को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को अलग अलग जाति, जैसे कि संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, विलुप्त जातियाँ, सुमेध जातियाँ, ये इन सबों को पढ़ना होता है। तो यहाँ पूछा गया है हिमालयी भालू और विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण हैं? तो सुमेध जाति। किसे कहा जाता है सुमेध जाति? तो देखिए, सुमेध जाति जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज हो गई हो तो उसे सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे और भी डिटेल्स दिया गया है, आप वीडियो को रोक के इसको एक बार देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नमक पानी यानी नमकीन झील कौन सी है या खारा झील कौन सी है? तो चिल्का झील। चिल्का झील हम लोग जानते हैं कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील है। और ये कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के तट पर स्थित है। लेकिन एक बात और याद रखेंगे आप कि सांभर झील जो कि राजस्थान में है, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है, जिसकी सर्वाधिक लवणता वाली झील भी कहा जाता है।
यानी कि चिल्का से ज़्यादा लवणता वाली झील है ये शांबड़ झील, जो कि राजस्थान में है। लेकिन सबसे बड़ी नमकीन झील की बात करें तो भारत में सबसे बड़ी नमकीन झील जो है चिल्का झील है, ओडिशा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर सेल बने होते हैं। सोलर सेल किसके बने होते हैं? तो अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। और हम लोग याद रखेंगे कि सोलर सेल जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध की बात कहा गया है और मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में जो देश बट गए थे उनमें से धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था, यह पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो है धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था, ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल था। तो यहाँ पे लिखा भी गया है इसके डिटेल्स में कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। ये देखिए ये युद्ध कब शुरू हुआ था इसके बारे में डिटेल्स हैं, आप लोग पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के माना जाता है? तो देशांतर रेखा पूछा गया है कि भारत की कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, ये बात जरूर याद रखेंगे, 82.5 डिग्री यहाँ भी दिया हुआ है लेकिन ये पश्चिमी देशांतर है जो कि गलत हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? हिंदी का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वधु जोड़ आगम। डिटेल्स इनका देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो आप इसको हल करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार विशेष से ये क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में 29 जून 1968 को लगा था, है ना, जो कि 26 फरवरी 1969 तक लगा रहा था। अब उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे और उस समय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विषय के से संबंधित है। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है और क्या है? प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। तो ये जो है सो आदिवासी समूह से संबंधित है। आदिवासी समूह से क्या डिटेल्स हैं आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति जो 2023, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष नीति 2023 में कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो ये इसके लिए ध्यान केंद्रित करेगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डिटेल्स इसका क्या दिया गया है आप एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? विविध का क्वेश्चन है और लुसेंट का विविध आप जरूर याद कर लेंगे उसमें जो है, और खेल का विशेष महत्व है इन एग्ज़ाम में, और ख़ासकर बिहार पुलिस कांस्टेबल दे रहे हैं या बिहार एसआई दे रहे हैं। खेल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे लगभग हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन है 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80(3) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में अम्रम शब्द का क्या अर्थ है? विजयनगर साम्राज्य में अम्रम शब्द का क्या अर्थ था? तो अम्रम
शब्द था सैनिकों को अनुदान। सैनिकों को जो ज़मीन अनुदान में दिया जाता था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, है ना। किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाले आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को भंग एक ही आदमी कर सकता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी आपको अन्नाईमुडी है। अन्नाईमुडी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसके डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अन्नाईमुदी, जो कि 2695 मीटर ऊंचा है। ये प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे, ये अन्नामलाई पर्वत चोटी की पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी। और नीलगिरी, मैंने कहा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा, ठीक है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है, जो कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती ऑयस्टर का पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है, इसका संवर्धन किया जाता है मोती प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है कि मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार पर नियंत्रण कौन सा करता है? तो पुतली के आकार पर नियंत्रण परितारका करता है। परितारका को इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो गुणोत्तर मान। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो गुणोत्तर मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है। आंसर हो जाएगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है। डिटेल्स आप लोग पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो सतलुज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि नदियों के हिसाब से हिमालय का जो विभाजन किया गया है, उसमें हम लोग सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, इनके बीच हिमालय को खंडों में विभक्त किया गया है। तो सतलुज और काली नदी के बीच जो हिमालय का खंड पड़ता है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और यह इस तरह से बांटा है इसको सर सिडनी बोरार्ड ने, और उसके डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लें। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो यह उदारीकरण कहलाता है। 1991 में ऐसा किया गया था भारत के मामले में, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्वी सन 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यानी कि एकेश्वरवादियों को उपहार। यह पुस्तक 1809 में फारसी में लिखी गई थी और इसके लिखने वाले थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने इस पुस्तक के जरिए एक ईश्वरवाद को जो है एक ईश्वरवाद पे बल दिया था कि मतलब कि एक ही ईश्वर की पूजा होनी चाहिए, ठीक है। तोहफातुल मुहावदीन ये इसी का नाम है। इसी को मतलब अरबी में या फारसी में तोहफातुल मुहावदीन कहा जाता है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट को। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? करंट का क्वेश्चन है। और उस समय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था। बिपरजॉय क्या है? तो देखिए, जो भी साल के अंतर्गत जो भी चक्रवात आते हैं, है ना, खासकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, यूँ तो पूरे देश में पूरे मतलब कि पृथ्वी पर कहीं भी चक्रवात आता है जिससे कोई भी देश संबंधित होता है, तो
उसके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हमें कम से कम भारत से संबंधित जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इसमें उठने वाले चक्रवात को तो जानना ही चाहिए और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिपरजॉय खबरों में था, और बिपरजॉय क्या है? एक चक्रवात है, और जो कि अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो देखिए, तिरोड़ा, चंद्रपुर, ट्राम्बे, ये तीनों महाराष्ट्र में है, लेकिन कहलगांव के बारे में जान ले कि कहलगांव ताप विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, बल्कि यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। ठीक है, बिहार के भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है। तो देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भाग और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6 है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर भार भी 1/6 हो जाएगा, यानी कि 1/6 भाग हो जाएगा। डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खौलने लगता है, भाप में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, और जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन के बराबर होता है, और 273 केल्विन को जो है सो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर कहा जाता है। और फिर एक डिग्री का मान जो है सो, अच्छा, केल्विन को डिग्री में नहीं लिखा जाता है, केल्विन को डिग्री नहीं कहा जाता, बल्कि केल्विन को सिर्फ केल्विन ही कहते हैं। तो 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और फिर एक मतलब कि यूनिट मान बढ़ता है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या कर सकता है? तो भाई देखो, रिवर्स रेपो रेट तरलता को घटाती है। अब कैसे घटाती है? तो रिवर्स रेपो रेट कहते किसको हैं? देखिए, रेपो रेट वह मतलब कि उस ब्याज दर को कहते हैं जिस पर जो है सो सरकार आपको कर्ज देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कर्ज देती है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों से उधार लेती है। तो रिवर्स रेपो रेट में अगर वृद्धि कर दे, यानी कि RBI अगर बैंकों को बोले कि आप हमें पैसे दीजिए और जो ब्याज दर मैं आपको दे रहा था उससे ज़्यादा ब्याज दर दूंगा, ये ऑफर है आपके लिए, तो बैंक क्या करेंगे? बैंक अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा RBI को देंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज प्राप्त कर सके। और इस तरह से जब मार्केट का पैसा RBI के पास चला जाएगा तो मार्केट में क्या हो जाएगी? तरलता घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरना हिंदी के मुहावरे हैं और इसका अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। चलिए इतना ही रहने देते हैं, छोटी वीडियो बनाते हैं, फिर कल इसको और आगे पढ़ेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए। कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री का सेगमेंट 3 सेगमेंट में है ना, और इसका मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बिहार SI में, और इसके बाद जो है सो एंशियंट हिस्ट्री उसका वेटेज रहता है, और ज्योग्राफी अहम मतलब कि एक सेगमेंट है इसके सिलेबस का, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी यही बोलते हैं, मैं भी यही बोल रहा हूँ। चलिए बाय।